नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मुंबई के वर्ली इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो घर है वो इंद्रानी मुखर्जी का घर है, मार्लो इमारत। टॉप फ्लोर पर वो रहती हैं। आपको बता दें कि शीना बोरा, उनकी बेटी, उनकी हत्या के आरोप में वो 6.5 साल जेल में रही, भायखला जेल में, और उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट से इस ग्राउंड पर उनको जमानत मिली कि इतना लंबा समय उन्होंने जेल में बिताया है और चूंकि ट्रायल अभी जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए वो जमानत की हकदार हैं। जमानत मिलने के बाद वो जेल से रिहा होकर अपने इसी घर में, वर्ली वाले घर में पहुंच चुकी हैं और पहुंचने के बाद ही उन्होंने मीडिया से बात की और कहा कि वक्त ज़रूर लगता है लेकिन न्याय मिलता है, इसलिए कानून पर भरोसा रखना चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। घर जा रही हूँ अभी, घर जा रही हूँ अभी कुछ प्लान अभी कुछ नहीं है। अभी फिलहाल अभी जाके अपना घर जाना है बस। अभी मैं कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ। अभी आगे जाके पहले घर तो पहुँचू, फिर उसके बाद देखती हूँ। और सुनील सिंह लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाते हैं। सुनील जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो जेल से निकलती हुई अपने घर में जाते हुए, घर में पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए और ये भी जानकारी देते हुए कि किताब लिखने वाली हैं, अब आगे का रास्ता क्या है? देखिए, अभी फिलहाल तो उनके लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि 6.5 साल के बाद वो सलाखों से बाहर आ पाई हैं और अपने घर पर हैं। वर्ली का ये घर जहाँ पे अपने पति पीटर मुखर्जी के साथ रहती थी, अब चूंकि तलाक, उन्होंने जेल में रहते हुए पीटर से तलाक ले लिया था, तो एक घर जो है इनके हिस्से में आया है। उसी घर में, इस मकान में अब वो रह रही हैं और अकेली हैं। और देखिए, जो जमानत की जो शर्तें हैं ना, उसमें लिखा है कि आरोपियों और गवाहों से संपर्क नहीं करना है, प्रभावित नहीं करना है। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरे इंद्रानी परिवार इसका कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो किसी से भी बात नहीं कर सकती हैं। और तो और जो उनकी बेटी है विधि, उससे भी फिलहाल वो बात नहीं कर सकती क्योंकि वो भी मामले में एक तरह से गवाह है। तो वो उन्हें घर वालों से संपर्क तो नहीं कर पाएंगी। हाँ, लेकिन जो इतना वक्त उनके साथ बीता है, जो उनके साथ हुआ है, उसका वो उन्होंने किताबों में कलमबद्ध करने की बात कही है। एक किताब वो लिख रही हैं। अब वो किताब में क्या जेल में ज्यादातर जो उनके साथ हुआ, जेल का अनुभव होगा या उनके जीवन का समग्र जो अनुभव है उस पर व्यक्त करेंगी, वो खुलकर अभी नहीं बताया उन्होंने। ये पूछने पर उन्होंने कहा कि जब किताब आएगी तब आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहले की इंद्राणी और अब की इंद्राणी में हमने बहुत परिवर्तन देखा। वो बड़े अध्यात्म की बात कर रही थी, लोगों को माफ करने की बात कर रही थी, जो बीत चुका है उसे भूलने की बात कर रही हैं। यानी एक परिवर्तन है और उस परिवर्तन के साथ वो जीने की कोशिश करेंगी और स्वाभाविक तौर पर वो चाहेंगी कि अपनी केस वो अच्छे तरह से लड़ें और उसमें से कहीं ना कहीं वो बरी हो जाएं। हालांकि उनके खिलाफ जो है कि पुख्ते सबूत हैं, सबूत वैसे परिस्थितिजन्य सबूत ज्यादा ही है, लेकिन एक जो उनका ड्राइवर है चामोर राय, जो अप्रूवर बन चुका है सरकारी गवाह, वो उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी सुनील, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। तो खास बात यह कि जिस तरह से इंद्रानी ने कहा कि वो केस पर तो बात नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये जरूर जानकारी कि किताब लेकर जल्द आने वाली है। तो जेल का अनुभव होगा या जीवन का अनुभव होगा, वो देखना होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की। एक और मामला सीबीआई ने लालू यादव पर दर्ज किया है और इस केस में दिल्ली से लेकर पटना तक छापेमारी हुई। कब का ये केस है, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। ये मामला लालू यादव के रेल मंत्री काल में नौकरी के बदले जमीन अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखवाने का है। इस दौरान जब सीबीआई की महिला अधिकारी राबड़ी आवास के बाहर से निकली तो राजद समर्थकों ने उन्हें घेर कर जबरदस्त विरोध किया। महिला सीबीआई अधिकारी को पुलिस सुरक्षा के बीच गाड़ी में बिठाकर रवाना किया गया। बढ़ते हैं आगे और नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं, जिन्होंने पटियाला कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि 34 साल पुराना ये रोड रेज का मामला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए 1 साल की सजा सुनाई। पहले उन्हें सिर्फ 1000 रुपए के जुर्माने पर छोड़ दिया था। इसके बाद सिद्धू के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मोहलत के लिए मेंशन भी किया, लेकिन जज ने चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा। लेकिन चीफ जस्टिस ने इसकी इजाजत नहीं दी और कहा कि वो रजिस्ट्री के पास जाकर पहले याचिका दें। और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से छूट गए हैं। उनको रिसीव करने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला और अदीब पहुंचे थे। इसके अलावा शिवपाल यादव भी सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान को गुरुवार 19 मई को जमानत मिली थी। फरवरी 2020 से ही वो सीतापुर की जेल में बंद थे। 2019 में आपको बता दें कि रामपुर से लोकसभा सदस्य जब वो चुने गए, उसके बाद से ही उनके खिलाफ 87 मामले दर्ज किए गए और इसके बाद फरवरी महीने में 2020 में सीतापुर जेल उन्हें भेजा गया।
बढ़ते हैं आगे। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां रामबन इलाके में एक सुरंग के पास पहाड़ का हिस्सा ढह जाने से एक बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरह का ये हादसा है। रामबन में सुरंग बन रही थी, जिस दौरान पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया। बताया जा रहा है कि 9 लोग अभी फंसे हुए हैं और एक शव भी यहाँ पर मिला है। पहाड़ धंसने के चलते राहत और बचाव अभियान रोक दिया गया है। ये सुरंग जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही है। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ी कीमतें, हर तरफ महंगाई और ख़ासतौर से खाने के तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं, उस बीच राहत भरी खबर है। इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया गया है सरकार की तरफ से, इंडोनेशिया सरकार की तरफ से, और 23 मई से इसे हटाने का ऐलान किया है, यानी कि सोमवार से प्रतिबंध हट जाएगा। भारत, आपको बता दें कि इंडोनेशिया से जो ज़रूरत का 60% पाम ऑयल है वो वहाँ से आयात करता है। तो ऐसे में जो तेल के व्यापारी हैं, उनका कहना है कि भारतीय बाजार में जो इसकी कीमतें हैं उसको नियंत्रण करने में आसानी होगी। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। इंडोनेशिया के पाम ऑयल के निर्यात पर 23 मई से प्रतिबंध हटाने के फैसले से दिल्ली के सबसे बड़े नया बाजार अनाज मंडी में अधिकतर तेल व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं। पिछले करीब 5 दशक से खाने पीने के तेल का थोक व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी कहते हैं, 28 अप्रैल को प्रतिबंध लगा तो तेल बाजार में उथल पुथल बढ़ गई थी और वनस्पति और पामोलिन की कीमत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई थी। इस फैसले का असर भारत में खाने पीने के तेल की कीमतों पर करीब 3 हफ्ते में दिखना शुरू होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया सरकार ने जो प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है उसका असर कीमतों पर 20 दिन बाद दिखना शुरू होगा, क्योंकि माल उस समय आएगा ना। अगर आज भी माल चलेगा, 20 दिन से पहले माल नहीं आएंगे, उसको प्रोसेसिंग होगी, कुछ होगा, तब तक माल ऐसे ही रहेगा बाजार ऐसे रहेगा। हाँ, तब तक पर जब तक ये प्रतिबंध रहा है उसकी वजह से खाने पीने के तेल बाजार में, विशेषकर वनस्पति पर, पामोलिन ऑयल पर, इसकी कीमतों पर कितना असर पड़ा, कितनी महंगी हुई? इसकी कीमत 10 से 15 लोग असर पड़ा है, और बाजारों में किसी चीज की कमी नहीं हुई। हर माल पूरा मिलता रहा है, ऐसा नहीं कि माल नहीं मिला, लेकिन कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ी। खाने पीने के तेल के थोक बाजार में पिछले करीब 20 दिनों से उथल पुथल जारी थी और कई अहम शहरों में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पैक्ड वनस्पति की खुदरा कीमतों में 13 से 16 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। तो आपके जैसे जो कारोबारी हैं उनको नुकसान होगा? नुकसान होगा और क्या होगा, पिछड़ा स्टॉक होगा तो नुकसान होगा, और कुछ अफवाह से भी मंदा हो जाता है ना। हर आदमी एकदम मंदा हो गया, बहुत मंदा, कहीं मंदा नहीं हुआ, हो गया मंदा, खर्च हो गया, अखबार में आया मंदा हो गया, मुझे अखबार वाले दे देंगे मंदा। ये विचार जरा होती है। अच्छा, तो इंडोनेशिया के ऐलान के बाद मंदा होना शुरू हो गया? हो जाएगा। तो जिन्होंने स्टॉक करके रखा उनको नुकसान होगा? नुकसान होगा, लॉस तो होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस साल भारत $20 बिलियन यानी करीब 1,54,000 करोड़ रुपए खाने पीने के तेल के आयात पर खर्च कर सकता है, जो 2 साल पहले के मुकाबले 2 गुना है। महंगाई को नियंत्रित करने की जद्दोजहद में जुटी भारत सरकार के लिए इंडोनेशिया सरकार द्वारा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटाने का फैसला एक राहत की खबर है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से भारत में खाने पीने के तेल बाजार में उथल पुथल कम होगी और कीमतों को नियंत्रित करना आसान होगा। अनाज मंडी से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।